स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड झनक में हॉस्पिटल की सफेद और बेजान दीवारों के बीच खामोशी का शोर गूंज रहा था, जो इस समय सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा था। एक और आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही झनक है, जिसका शरीर आग की लपटों से झुलस चुका है। दूसरी ओर बाहर वेटिंग एरिया में बोस परिवार बुरी तरह दबा हुआ है, अपनी झूठी शान और गलतफहमियों के बोझ तले। इस तनावपूर्ण माहौल में अगर किसी की आंखों में सच्चा डर और पश्चाताप था तो वह था अनिरुद्ध का चेहरा। हालांकि यह डर अभी उस भयानक सच से अनजान था, जो अनिरुद्ध की पूरी दुनिया बदलने वाला था। वहीं अदिति की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, बल्कि अपनी पोल खुलने के डर से उपजी घबराहट के थे। अदिति ने बड़े ही चतुराई से पूरा इल्जाम झनक के सिर मढ़ दिया था। उसका कहना था कि झनक ने जानबूझकर खुद को आग के हवाले कर दिया था ताकि ऋषि का ध्यान आकर्षित कर सके। इस झूठ पर विश्वास करने वाले लोग शायद यही सोच रहे थे कि यह महज एक दुर्घटना थी, लेकिन ऋषि की सोच कुछ और थी। ऋषि, जो वहां एक कोने में खड़ा था, खामोशी से अदिति की कहानी को सच्चाई के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे याद था कि जब उसने लपटों के बीच कूदकर झनक को बचाने की कोशिश की थी, तो दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी। आग चाहे जैसी भी हो, वह खुद से बाहर से कुंडी नहीं लगा सकती थी। ऋषि की बेचैनी उसे हॉस्पिटल में अधिक समय तक टिकने नहीं देती थी। बिना किसी को बताए वह अपनी वर्दी ठीक करता है और बोस हाउस की ओर बढ़ता है। जब वह बोस हाउस में दाखिल होता है, तो वहां का दृश्य बहुत ही भयानक था। किचन की राख और काले पड़े बर्तन गवाही दे रहे थे कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं था। ऋषि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरह हर चीज का निरीक्षण करता है। उसकी नजरें दरवाजे की सिटनी पर टिक जाती हैं, जिस पर उंगलियों के निशान हो सकते थे। तभी उसकी नजर पड़ती है एक सीसीटीवी कैमरे पर, जो बोस हाउस के पिछले हिस्से को कवर करता था। यह वही सबूत था जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता था। वह तुरंत सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने के लिए पड़ोसी की सुरक्षा एजेंसी से संपर्क करता है। इसी दौरान नियति ने अपना खेल रचना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जब अनिरुद्ध से कुछ पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी तो वह घर वापस चला गया। दोनों, ऋषि और अनिरुद्ध, एक दूसरे की मौजूदगी से अनजान थे, क्योंकि ऋषि घर के पिछवाड़े में सबूतों की तलाश कर रहा था और अनिरुद्ध स्टोर रूम में पुराने बक्से खंगाल रहा था। अचानक उसका हाथ एक धूल जमे संदूक पर लगता है। वह संदूक खोलता है और उसके अंदर से कुछ फाइलें गिर जाती हैं, लेकिन उसकी नजरें उस लाल डायरी पर टिक जाती हैं। डायरी के पन्ने पलटते हुए अनिरुद्ध को नूतन का लिखा हुआ एक पत्र मिलता है, जिसमें नूतन ने साफ लिखा था कि झनक उसकी बेटी है और उसका जन्म उसी दिन हुआ था जब अनिरुद्ध उससे दूर चला गया था। यह सच अनिरुद्ध के पैरों तले से जमीन खींच लेता है। उसे याद आता है जब उसने झनक को गंदगी कहा था और उसे घर से निकालने की धमकी दी थी। अब उसे एहसास होता है कि वह गंदगी नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी सोच थी। यह बर्बादी की जड़ है। अभी तक अनिरुद्ध ने झनक को अपनी जिंदगी का ग्रहण समझा था, लेकिन अब उसे पता चला कि असली ग्रहण तो वह खुद था। अपनी बेटी के लिए पश्चाताप करते हुए वह हॉस्पिटल की ओर दौड़ता है, क्योंकि उसे अब सिर्फ एक पिता के रूप में झनक की सलामती की चिंता थी। वहीं ऋषि के पास अब वह सबूत आ चुका था, जो बोस परिवार की नींव को हिला सकता था। सीसीटीवी फुटेज में अदिति का चेहरा साफ दिख रहा था, जब उसने किचन के पिछले दरवाजे को बाहर से बंद किया था। यह सिर्फ जलन नहीं, बल्कि हत्या की कोशिश थी। गुस्से से भरा ऋषि अपनी गाड़ी में बैठता है और हॉस्पिटल की ओर रवाना होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर झनक की नाजुक हालत को लेकर चिंतित थे। अर्शी और अदिति मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए झनक की हालत पर शोक व्यक्त कर रहे थे। इसी बीच ऋषि सायरन की आवाज के साथ हॉस्पिटल में दाखिल होता है। उसकी आंखों में अंगारे दधक रहे थे। अदिति दौड़कर उसके पास जाती है और कहती है, ऋषि तुम कहाँ चले गए थे? मुझे डर लग रहा है। लेकिन ऋषि उसे झटक देता है और बिना किसी समझाइश के वेटिंग एरिया में लगे टीवी स्क्रीन पर अपनी फोन स्क्रीन कनेक्ट कर देता है। अगले ही पल स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगता है, जिसमें अदिति को दरवाजा बंद करते हुए देखा जा सकता है। सभी लोग स्तब्ध हो जाते हैं। ऋषि की आवाज में गुस्सा था। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। यह एक सोची समझी साजिश थी,
आपकी बेटी ने जानबूझकर झनक को जलाने की कोशिश की। अदिति सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि चिल्लाता है, साबुत सामने है, तुम अरेस्ट हो। वह अपनी बेल्ट से हथकड़ी निकालता है और अदिति को गिरफ्तार कर लेता है। अर्शी बीच में कूदने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध, जो अब पूरी तरह से बदल चुका था, वहां आता है। जैसे ही अदिति उसके पास जाती है, वह उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। यह तमाचा इतना जोरदार था कि अदिति जमीन पर गिर जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। अनिरुद्ध की आवाज कांपते हुए लेकिन सख्त थी, तुमसे रिश्ते तोड़ता हूँ। अदिति, वह फिर ऋषि से कहता है, एसपी साहब, इसे ले जाइए, यह मेरी बेटी नहीं हो सकती। अदिति को पुलिस की जीप में बैठाकर ले जाया जाता है और पीछे रह जाता है एक बिखरा हुआ परिवार। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन आंसुओं के साथ हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिल होता है। झनक को देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ता है और कहता है, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। इस मंजर ने सभी को झकझोर दिया था। अब सवाल यह था कि क्या झनक अपने पिता को माफ कर पाएगी? क्या ऋषि, जिसने अपना पति धर्म त्याग कर पुलिस का फर्ज निभाया था, झनक को अपना पाएगा? और जेल जाने के बाद अदिति और अर्शी अब कौन सा नया खेल खेलेंगी? अनिरुद्ध आईसीयू के बाहर खड़ा है, अपनी बेटी के इलाज के लिए तड़पता हुआ। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, जो कभी रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसके दिल में गहरी पीड़ा है, लेकिन उसकी असली मुश्किल तो तभी शुरू हुई जब अर्शी, जो पहले तक अपने अहंकार में जल रही थी, अब अकेली पड़ गई है। वह अनिरुद्ध के पास आती है और कड़ी नाराजगी के साथ उसे झकझोरते हुए कहती है, क्या तुम जानते हो तुमने क्या किया है? अपनी सगी बेटी को जेल भेज दिया, उस अनाथ लड़की के लिए? क्या डायरी का सच इतना बड़ा हो गया है कि तुम्हें अपना परिवार ही नजर नहीं आ रहा? लेकिन अनिरुद्ध की प्रतिक्रिया अर्शी की उम्मीदों से बिल्कुल उलट थी। वह धीरे से मुड़ता है और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और सख्ती दिखती है। वह अर्शी से कहता है, परिवार तो मेरा उस आईसीयू के अंदर है, अर्शी, जिसे मैंने हमेशा अनाथ समझा। और रही बात अदिति की, तो उसने जो किया है वह अपराध है। अब तुम जाओ, मुझे अपनी बेटी के पास अकेले रहने दो। अर्शी, जो अब तक किसी तरह से परिवार के सभी नियंत्रण में थी, कड़वाहट के साथ वहां से निकल जाती है, लेकिन यह कसम खाकर कि वह अदिति को बाहर निकालेगी और इस अपमान का बदला जरूर लेगी। लेकिन अनिरुद्ध का ध्यान अब पूरी तरह से झनक पर था। तभी आईसीयू के अंदर मशीनों की बीप तेज हो जाती है। दोनों, अनिरुद्ध और ऋषि, घबराए हुए दरवाजे की ओर भागते हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं और उनके चेहरे पर गहरी चिंता नजर आती है। डॉक्टर अनिरुद्ध से कहते हैं, मिस्टर बोस, पेशेंट की हालत बेहद नाजुक हो रही है। आग के धुएं के कारण उनके लंग्स में इंफेक्शन बढ़ गया है और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। हमें तुरंत तो नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। अनिरुद्ध को यह सुनकर झटका लगता है। यह वही ब्लड ग्रुप है जो उसका खुद का है। वह तुरंत अपनी आस्तीन चढ़ाता है और कहता है, डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। आप मेरा खून ले लीजिए, जितना चाहिए उतना ले लीजिए, बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। डॉक्टर उसे तुरंत ब्लड डोनेशन रूम में ले जाते हैं। वह खुद को लेटाकर खून देने की प्रक्रिया से गुजरता है और उसे यह महसूस होता है कि वह इस खून के जरिए उन सारे जख्मों को भर सकता है जो उसने अनजाने में अपनी बेटी झनक को दिए थे। खून चढ़ने के कुछ घंटों बाद झनक की हालत में सुधार आने लगता है। खतरा टल चुका है, लेकिन असली तूफान तब आता है जब झनक को होश आता है। अनिरुद्ध आईसीयू में उसकी बिस्तर के पास बैठा है, उसका हाथ दोनों हाथों में थामे हुए। जैसे ही झनक अपनी आंखें खोलती है, उसे धुंधला सा अनिरुद्ध का चेहरा नजर आता है। पहले तो उसे लगता है कि यह सपना है या फिर अनिरुद्ध उसे डांटने आया है, लेकिन जैसे ही वह डर से अपना हाथ खींचने की कोशिश करती है, अनिरुद्ध का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए कहता है, डरो मत बेटा, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बेटा शब्द सुनकर झनक का दिल थम जाता है। वह उसे हमेशा से तुम या लड़की जैसे शब्दों में ही सुनती आई थी, लेकिन इस बार उसका दिल किसी अनहोनी के लिए तैयार नहीं था। उसकी कमजोर आवाज में सवाल उठता है, सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और अदिति मैम कहाँ है? मुझे यहाँ से जाना है, वरना फिर कोई तमाशा होगा।
झनक की यह मासूमियत अनिरुद्ध को अंदर तक तोड़ देती है। वह झुककर उसके माथे को चूमता है और कहता है, कोई तमाशा नहीं होगा। झनक, मुझे सब पता चल गया है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया। कमरे में एक सन्नाटा छा जाता है और झनक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह खुशी के आंसू नहीं थे, यह दर्द और सदमे के आंसू थे। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो इंसान उसे हमेशा अपमानित करता था, वह आज उसका पिता बन गया है। उसका गुस्सा अब अनिरुद्ध पर फूट पड़ता है। वह अपनी पूरी ताकत से उसका हाथ झटक देती है और फुसफुसाते हुए कहती है, पिता, अब जब मेरी माँ मर गई, जब मैं दर-दर की ठोकरें खा रही थी, तब आपका पितृत्व कहाँ था? मुझे आपका नाम नहीं चाहिए सर। मुझे वही नफरत चाहिए जो आप मुझसे करते थे, क्योंकि यह अचानक उमड़ा प्यार मुझे हजम नहीं हो रहा। अनिरुद्ध के पास शब्द नहीं थे। उसे पता था कि यह सब कुछ इतनी जल्दी नहीं सुलझ सकता। तभी कमरे में ऋषि आ जाता है। ऋषि, जो दरवाजे पर खड़ा यह सब सुन रहा था, अंदर आता है और कहता है, सर, इसे आराम करने दीजिए, इसे वक्त चाहिए। इतने बड़े सच को स्वीकार करना आसान नहीं है। इस बीच पुलिस स्टेशन पर अर्शी अपनी वकील को लेकर पहुंच जाती है और अदिति को बेल दिलवाने की कोशिश करती है। लेकिन इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के पुख्ता सबूत इतने मजबूत थे कि कोई भी वकील अदिति का बचाव नहीं कर पा रहा था। अदिति सलाखों के पीछे बैठी चीखती है, मॉम, मुझे यहाँ से निकालिए। इस झनक की वजह से मैं यहाँ हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अर्शी उसे शांत कराती है और मन ही मन एक खतरनाक कसम खाती है, अनिरुद्ध ने आज भावनाओं में बहकर बहुत बड़ी गलती की है। उसने मेरी बेटी को जेल भेजकर मेरे और उसके रिश्ते में आग लगा दी है। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि एक माँ क्या कर सकती है। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध और ऋषि के बीच अब एक ससुर दामाद का रिश्ता नहीं रह गया था, बल्कि दोनों पुरुष एक ही औरत यानी झनक की चिंता कर रहे थे। एक दिन ऋषि अनिरुद्ध से कहता है, सर, झनक बहुत स्वाभिमानी है। वह अपनी माँ की तरह इतनी आसानी से आपको माफ नहीं करेगी। आपको उसका विश्वास जीतना होगा। अनिरुद्ध सिर हिलाता है, मैं जानता हूँ ऋषि। मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा उसकी माफी कमाने में। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम उस वक्त आग में नहीं कूदते और वह फुटेज नहीं लाते, तो शायद मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देता। अगली सुबह हॉस्पिटल से खबर आती है कि झनक बेड पर नहीं है। अनिरुद्ध और ऋषि दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन बिस्तर खाली है। उनका दिल धड़कता है और तब तक उनका वायरलेस सेट बज उठता है। उनका दिमाग सिर्फ एक ही दिशा में दौड़ता है, रेलवे स्टेशन। दोनों जानते हैं कि झनक के पास न पैसे हैं, न ठिकाना। वह रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले ट्रेन पकड़ेगी। ऋषि ने पूरे शहर को अलर्ट कर दिया था, हर जगह उसे ढूंढो। बारिश शुरू हो जाती है, जैसे कुदरत भी इस हाई वोल्टेज ड्रामा में शामिल हो रही हो। अनिरुद्ध अपनी कार में पागलों की तरह ड्राइव करता है, जबकि ऋषि भी रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहा है।